हेलो विद्यार्थियों, एनडीसी ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है इस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 भूगोल के अंदर हमने जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो रहेगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अगर बात की जाए तो यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग हर तीसरी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के पूर्वानुमान किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य के पूर्वानुमान भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने का कार्य किया जाता है। पूर्वानुमान लगाने का कार्य किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होता है? लगाने का कार्य किया जाता है। लगाने का कार्य किया जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहें? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की गणना या उस क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य के पूर्वानुमान जिस सिद्धांत के माध्यम से लगाया जाता है उस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? उस सिद्धांत को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जिस सिद्धांत को काम में लिया जाता है उस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? उस सिद्धांत को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत में कहा गया है कि किस प्रकार ग्रामीण खेतीहर मजदूर किस प्रकार ग्रामीण खेतीहर मजदूर व अशिक्षित व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार कि किस प्रकार ग्रामीण खेतीहर मजदूर व अशिक्षित व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में जाता है तथा वहाँ पर उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करके उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करके किस प्रकार ग्रामीण खेतीहर मजदूर अशिक्षित व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में जाता है तथा वहां पर उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करके अपने आप को परिवर्तित करता है। तथा किस प्रकार उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाते हैं के बारे में अध्ययन किया जाता है। वह सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। वह सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वह सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। तो किस प्रकार ग्रामीण एवं खेतीहर मजदूर अशिक्षित व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में जाता है तथा वहां पर उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करके अपने आप को परिवर्तित करता है तथा हमें ये लगता है कि किस प्रकार उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर व निम्न
मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाते हैं। इन विशेषताओं के बारे में जिस सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है वही सिद्धांत क्या कहलाता है? वही सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में एक स्केच बनता है, उसमें इधर लिखा होता है ग्रामीण खेतीहर मजदूर, ग्रामीण खेतीहर मजदूर, ग्रामीण खेतीहर मजदूर। दूसरी तरफ नगरीय औद्योगिक मजदूर, नगरीय औद्योगिक मजदूर। नगरीय औद्योगिक मजदूर एक किसके कारण से होता है? ये जनांकीय संक्रमण के कारण से होता है, जनांकीय संक्रमण के कारण से होता है। जनांकीय संक्रमण से तात्पर्य है कि किस प्रकार से जनसंख्या के द्वारा नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास किया जाता है, नगरीय क्षेत्रों में जाया जाता है तथा वहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में जाकर लोग नगरीय क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करके नगरों की जो उच्च सुविधाएं हैं जिनमें उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को हम शामिल करते हैं, उनको प्राप्त करके वो अपने जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। वो लोग सभी प्रकार की समस्याओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जिस कारण उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर है वो निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो जनसंख्या के भविष्य के पूर्वानुमान के बारे में जब इस प्रकार का अगर किसी सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है तो उस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? उस सिद्धांत को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर ग्रामीण खेतीहर जो मजदूर होते हैं वो जनांकीय संक्रमण कौन सी तरफ करते हैं? नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर औद्योगिक मजदूर बन जाते हैं, यानी कि वहाँ पर उच्च क्रियाकलापों में वो संलग्न हो जाते हैं। उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर है वो किस में परिवर्तित होती जाती है? निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती जाती है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाएं। इसके बाद में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाएं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाएं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाएं। अगर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाओं की बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? 3 अवस्थाएं हैं। एक है प्रथम अवस्था, दूसरी है द्वितीय अवस्था, एक प्रथम अवस्था, दूसरी द्वितीय अवस्था और तीसरी है तृतीय अवस्था। तीसरी है तृतीय अवस्था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। एक प्रथम अवस्था है, दूसरी द्वितीय अवस्था और तीसरी तृतीय अवस्था है। सबसे पहले हम जिस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे वो है प्रथम अवस्था। कौन सी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे? प्रथम अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम अवस्था की अगर हम बात करते हैं, प्रथम अवस्था की बात करते हैं तो यह सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। यह सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, दूसरी विशेषता है इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों क्या पाई जाती हैं? उच्च पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लगभग 200 वर्ष पूर्व, लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश प्रथम अवस्था में थे। इनके आज के विश्व के सभी देशों की बात करते हैं तो विश्व के सभी देशों में आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था विद्यमान थी, यानी कि सभी देशों में जन्म दर और मृत्यु दर क्या थी? अधिक थी, उच्च पाई जाती थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के अधिक होने का प्रमुख कारण क्या था? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों के अधिक होने का प्रमुख कारण क्या था? लोगों का अशिक्षित होना, लोगों का अशिक्षित होना तथा चिकित्सा
सुविधाओं की कमी होना। लोगों का अशिक्षित होना तथा चिकित्सा सुविधाओं में क्या होना, कमी होना। इस अवस्था की बात करते हैं। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश थे वो प्रथम अवस्था में गुजर रहे थे। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर इन दोनों के अधिक पाए जाने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि लोगों को अशिक्षित होना, चिकित्सा सुविधाओं का कम होना तथा भोजन की कमी होना, यानी खाद्य सुरक्षा का नहीं होना, ये ऐसे कारक थे जिस कारण से मृत्यु दर में अधिक हुई। ये ऐसे कारण थे, इन कारकों के चलते ही जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर थी। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? स्थिर थी। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर कैसी थी? स्थिर थी। यानी कि जनसंख्या ना ही तो वृद्धि कर रही थी ना ही घट रही थी, जिसका प्रमुख कारण था जितनी लोगों की जन्म दर थी उसी मात्रा में मृत्यु दर भी थी। तो जितने लोग जन्म ले रहे थे उसकी तुलना में बहुत से लोग मर भी रहे थे। अगर इनमें हम उदाहरण लेते हैं तो बांग्लादेश के वर्षा वनों वाले आदिवासी, उदाहरण के लिए, यानी कि वर्तमान में ये जो अवस्था है, इस अवस्था के क्षेत्र कौन से हैं? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में वर्षा वनों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, बांग्लादेश में वर्षा वनों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इन आदिवासी क्षेत्रों को किस में शामिल किया जाता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में शामिल किया जाता है। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था थी। इसके बारे में एक बार हम फिर से देखेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था है, यह सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाई जाती हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश थे, इनमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था पाई जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि लोगों का अशिक्षित होना, चिकित्सा सुविधाओं की कमी होना तथा खाद्यान्न में कमी होना लोगों में जनसंख्या वृद्धि होने का प्रमुख कारण था। जन्म दर और मृत्यु दर में अधिकता प्रमुख कारण था। उदाहरण के लिए वर्तमान में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बांग्लादेश में वर्षा वनों के जो आदिवासी हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ये थी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था। अगर हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था के अंदर गुजर रहा है, उसी अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो अवस्था है दूसरी अवस्था। वह कौन सी अवस्था है? वह दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था। सेकेंड अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यह इस सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। इसकी विशेषता है, पहली विशेषता है इसमें प्रारंभ में जन्म दर व मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर अधिक पाई जाती हैं, लेकिन बाद में मृत्यु दर धीरे धीरे घटती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था है, इस अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर अधिक रहती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं तो धीरे धीरे मृत्यु दर में क्या होती जाती है? मृत्यु दर कम होती जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर घटने का प्रमुख कारण है खाद्यान्न की उपलब्धता। एक तो है खाद्यान्न की उपलब्धता, यानी कि भूखमरी के कारण। एक तो है खाद्यान्न की उपलब्धता, तो एक तो भूखमरी के कारण किसी की मौत नहीं होगी, और दूसरा कारण है खाद्यान्न की उपलब्धता, और दूसरा इसका प्रमुख कारण है वो है शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विकास होना। चिकित्सा सुविधाओं का विकास होना, ये ऐसी अवस्था थी जिस अवस्था के चलते मृत्यु दर में लगातार कमी हुई तथा जन्म दर था इसमें वृद्धि हुई। अब जन्म दर में वृद्धि होने का भी प्रमुख कारण क्या था? कि चिकित्सा सुविधाओं का इसमें विकास हुआ। इसमें चिकित्सा सुविधाओं का क्या हुआ? विकास हुआ था। तो हम जनसंख्या वृद्धि दर और जो मृत्यु दर अधिक पाई जाती है, लेकिन बाद में मृत्यु दर धीरे धीरे घटती हुई प्रतीत होती है।
मृत्यु दर घटने के प्रमुख कारण क्या था? एक तो खाद्यान्न की सुविधाओं का उपलब्ध होना और दूसरा था चिकित्सा सुविधाओं का विकास होना। दूसरा था चिकित्सा सुविधाओं का विकास होना। ये प्रमुख कार्य थे जिस कारण इसमें जन्म दर में अधिक और मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आई। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र रही, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर है इस अवस्था में काफी अधिक रही। इसके बाद में अगर बात करते हैं इस अवस्था में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है इस देश के अंदर, इस अवस्था में जैसे श्रीलंका है, केन्या है, पेरू है, भारत है, इन देशों को इस अवस्था में शामिल किया जाता है। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अगर हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर प्रारंभ में अधिक पाई जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मृत्यु दर है वो हमें घटती हुई प्रतीत होती है। लेकिन बाद में मृत्यु दर की बात करते हैं तो मृत्यु दर धीरे धीरे कैसे प्रतीत होती है? धीरे धीरे घटती हुई प्रतीत होती है। मृत्यु दर घटने का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर घटने का प्रमुख कारण है, पहला है खाद्यान्न की उपलब्धता, यानी कि खाद्यान्न उपलब्ध हो गया। इससे पहले खाद्यान्न भी भारत के सामने एक संकट था, विश्व के देशों के सामने। दूसरा चिकित्सा सुविधाओं का विकास होने के कारण है वो मृत्यु दर में कमी आई, जन्म दर में वृद्धि भी। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र रही, यानी कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कौन सी में रही? दूसरी अवस्था में रही। और विश्व के देशों की बात करते हैं, कौन कौन से देश हैं जो दूसरी अवस्था में शामिल है? इनमें अपना देश भारत है, वो भी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में शामिल है। एक अंक का छोटा क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि भारत है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में शामिल है? तो द्वितीय अवस्था में शामिल है। इसके अलावा भारत के अलावा जैसे श्रीलंका है, केन्या है, पेरू है, ये देश भी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था है इस अवस्था में प्रमुख रूप से शामिल है। इसके बाद में हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था थी इस अवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है इस तीसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अगर हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था है ये इन दोनों अवस्थाओं से काफ़ी भिन्न है। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है इसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों कम पाए जाते हैं। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती हैं? कम पाई जाती हैं। और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के कम पाए जाने के कारण इस अवस्था वाले देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। इस अवस्था वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर या तो क्या पाई जाती है? स्थिर पाई जाती है या फिर ऋणात्मक पाई जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर के कम होने का प्रमुख कारण क्या था? जन्म दर और मृत्यु दर के कम होने का प्रमुख कारण था एक तो शिक्षा, चिकित्सा तथा तकनीक के शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जनता का जागरूक होना था, जिस कारण इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाई गई? कम पाई गई। जन्म दर और मृत्यु दर के कम पाए जाने के कारण इस अवस्था के लगभग जो देश थे इन देशों में या तो जनसंख्या पाई जाती है वो स्थिर अवस्था में पाई जाती है या फिर इन देशों में जो जनसंख्या पाई जाती है वो ऋणात्मक अवस्था में पाई जाती है। जिससे मान लीजिए कि जापान है, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया विश्व के ऐसे देश हैं जहाँ पर जो जन्म दर है
जहाँ पर जो जनसंख्या वो किस अवस्था में पाई जाती है, ऋणात्मक या स्थिर अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार हमने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो तीनों अवस्थाएं थी, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया तथा हमने ये जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत जो खेतीहर मजदूर हैं वो नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ की उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद में वो किस प्रकार से अच्छे रोजगारों की ओर अग्रसर होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में किस प्रकार से उनके द्वारा किया जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का जो चार्ट है वो भी प्यारे विद्यार्थियों आपको पूछ लिया जाता है कभी कभार। जो निम्नात्मक क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस अवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की बात करते हैं तो इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और इन 3 अवस्थाओं का डायग्राम हम किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 अवस्थाओं के अंदर। सबसे पहले हम इन 3 अवस्थाओं में बात करते हैं तो प्रथम अवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया था कि प्रथम जो अवस्था है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती हैं। तो इस साइड में हम इस डायग्राम में लिखेंगे अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर, और ऊपर लिखेंगे उच्च उतार व चढ़ाव, उच्च उतार व चढ़ाव। इसके बाद में यहाँ पे हम जिस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे ये होगी अपनी प्रथम अवस्था। यहाँ पर हम जिस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे वो होगी अपनी द्वितीय अवस्था। यहाँ पर हम जिस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे वो होगी हमारी तृतीय अवस्था। कौन सी अवस्था होगी, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में कौन से देशों को शामिल किया गया है, तो प्रथम अवस्था में बांग्लादेश में वर्षा वनों के आदिवासी, वर्षा वनों के आदिवासी, बांग्लादेश में वर्षा वनों के आदिवासी। दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो इसमें केन्या है, श्रीलंका है, पेरू है तथा भारत है। इन देशों को शामिल किया जाता है। तीसरी अवस्था है वो कौन से देशों में है, तो तीसरी अवस्था है ये प्रमुख रूप से जैसे जापान है, कनाडा है एवं USA संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसको तीसरी अवस्था के देशों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर वर्तमान विश्व के उदाहरण हैं, वर्तमान विश्व के उदाहरण यानी कि कौन कौन से देशों में कौन कौन से देश हैं वो कौन कौन सी अवस्था में शामिल है। तो प्रथम अवस्था के उदाहरण हमने दिया था बांग्लादेश में वर्षा वनों के आदिवासी। दूसरी अवस्था के हमने उदाहरण दिए थे आपको केन्या, श्रीलंका, पेरू एवं भारत। और तीसरी अवस्था थी, इस अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जापान, कनाडा एवं USA को शामिल किया गया था। निम्न अवस्था के अंदर निम्न उतार चढ़ाव पाया जाता है, निम्न उतार चढ़ाव पाया जाता है किसमें, जन्म दर व मृत्यु दर में। जन्म दर व मृत्यु दर में निम्न उतार चढ़ाव पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का ये जो डायग्राम आपको बनाना है, इस डायग्राम में यहाँ पर आपको लिखना है जन्म दर, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पे जन्म दर, जो निम्न जन्म दर को घटते हुए प्रतीत होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यहाँ पर हम लिखेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो इस प्रकार से जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रचलित करने का, जो दर्शाने का जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मॉडल है वो बच्चों आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा सभी बच्चे हैं वो रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहे। NDC जो चैनल है इसके ऊपर, इसके अलावा सभी को नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सभी रेगुलर क्लास पर आते रहें और अपनी पढ़ाई है वो करते रहें। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जिस अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, इनका डायग्राम हमारे द्वारा बनाया जा चुका है। एग्जाम के अंदर अलग क्वेश्चन भी आ सकता है 1 अंक का कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो मॉडल है वो प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आपको तीनों अवस्थाओं को ध्यान रखना है। कौन सी अवस्था में, ऊपरी अवस्थाओं का उल्लेख करना है, नीचे प्रत्येक अवस्था के देश के बारे में जानकारी देनी है कि कौन सी अवस्था में कौन सा देश शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर आपको इस साइड में लिखना है। वर्तमान विश्व के जो उदाहरण हैं वो आपको प्रत्येक अवस्था के जो देश हैं वो नीचे की तरफ लिखने हैं। और
जन्म दर, मृत्यु दर, उच्च उतार चढ़ाव कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? प्रथम अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्न की कमी एवं शिक्षा सुविधाओं में कमी होना है। और तीसरी जो अवस्था है उसमें हमने देखा कि निम्न उतार चढ़ाव यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाए जाते हैं? निम्न पाए जाते हैं, जिस कारण इस अवस्था में जो जनसंख्या पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? ऋणात्मक पाई जाती है। दूसरी अवस्था है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर प्रारंभ में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जन्म दर घटती हुई प्रतीत होती है तथा मृत्यु दर बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जिसका प्रमुख कारण था इस अवस्था के अंदर है वो शिक्षा एवं शिक्षा सुविधाओं का विकास होना था। इसके अलावा लोगों का खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होना था। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का चित्र था, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके बारे में हम जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन में हमने सभी प्रकार के जो जनसंख्या के संबंधित जो विशेषताएं थी, जनसंख्या परिवर्तन के घटक थे, जन्म दर था, मृत्यु दर था, प्रवास था, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी कि वर्तमान में विश्व में जो लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस जनसंख्या वृद्धि पर हमारे द्वारा नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो अगले अपनी हेडिंग है वो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से तात्पर्य है कि वर्तमान में जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार हो रही है, और वर्तमान में लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए तो एक दबाव के रूप में ही है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी, जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए आवास की भी आवश्यकता होगी, भोजन की सुविधाओं की भी आवश्यकता होगी, जो संपूर्ण विश्व के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से कौन कौन से जो कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, कौन कौन से उपाय किए गए हैं, इनमें पहला उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन करके। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन करके, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन करके जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख कारण है शिक्षा का प्रसार करके, शिक्षा उपलब्ध करवाकर जनता को जनसंख्या के लिए जागरूक करना, जनसंख्या के प्रति जागरूक करना। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है बाल विवाह पर रोक लगाकर, बाल विवाह पर रोक लगाकर भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा प्रमुख कारक है वो है विवाह की उम्र में वृद्धि करके, विवाह की उम्र में वृद्धि करके जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रमुख कारक हैं जो जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या के संदर्भ में जो थॉमस मोल्स है उनका सिद्धांत जो 1798 में प्रस्तुत किया गया, थॉमस मोल्स जिन्होंने जनसंख्या के संदर्भ में अपना सिद्धांत था वो कब प्रस्तुत किया था? 1798 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। और उन्होंने ये कहा था कि खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होगी। उन्होंने क्या कहा था कि खाद्यान्न या प्राकृतिक संसाधन, खाद्यान्न या संसाधनों की तुलना में, संसाधन या खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि है वो तेज होगी। जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? तेज होगी, अधिक होगी या तीव्र होगी। ऐसा किनका मानना था? ऐसा थॉमस मोल्स था जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था 1798 में। उन्होंने ये बताया था कि जनसंख्या वृद्धि भी होगी और प्राकृतिक संसाधनों का विकास भी होगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का जो विकास होगा वो तीव्र गति से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि होगी, सबसे पहले जो खाद्यान्न में वृद्धि हो, खाद्यान्न या प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक जो संसाधन है, खाद्यान्न या प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं, इनके अंदर जो आपूर्ति होगी वो होगी क्रमागत। इनके अंदर जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? क्रमागत होगी।
कैसे होगी? क्रमागत। जैसे पहले एक संसाधन का विकास हुआ, फिर दूसरे का, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 7 हुए, फिर 8 हुए। तो इस प्रकार से खाद्यान्न या प्राकृतिक जो संसाधन है इनमें जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? क्रमागत होगी, क्रम के अनुसार होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या की जो वृद्धि होगी, जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? जनसंख्या की वृद्धि जो होगी वो होगी गुणात्मक। जनसंख्या की वृद्धि कैसी होगी? जनसंख्या की वृद्धि गुणात्मक होगी। जैसे मान लीजिए कि खाद्यान्न में वृद्धि 1 होगी तो जनसंख्या की भी 1 होगी। ऐसे ही खाद्यान्न में वृद्धि क्रमागत रूप से 2 होगी तो जनसंख्या की भी 2 होगी। यहाँ पर फिर प्राकृतिक संसाधन 3 हुई तो यहाँ पर गुणात्मक होगी 4, यहाँ पर 4 हुई तो यहाँ पर होगी 8, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 32, यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 64, यहाँ पर 8 तो यहाँ पर 128। ऐसी स्थिति में मोल्सवादियों ने ये कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो गुणात्मक होगी। ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय के अंदर खाद्यान्न संकट, विभिन्न प्रकार की महामारियां, ऐसी स्थिति में भविष्य में खाद्यान्न संकट, विभिन्न प्रकार की महामारियां एवं विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं होंगी तथा लाखों लोगों की मौत के कारण प्रकृति स्वयं जनसंख्या पर संतुलन स्थापित कर लेगी। तो यानी कि थॉम्स या मोल्सवादी जिन्होंने 1798 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इस सिद्धांत के अनुसार कि खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? तीव्र होगी। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न या प्राकृतिक संसाधन है इनमें जो वृद्धि होगी वो क्रमागत रूप से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 में होगी। लेकिन इसकी तुलना में जनसंख्या में वृद्धि होगी वो गुणात्मक होगी, वो जो 1 2 4 8 16 32 64 और 128 में होगी। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा होगा कि जब संसाधनों का विकास तो काफ़ी कम गति से होगा लेकिन उसकी तुलना में जनसंख्या काफ़ी अधिक मात्रा में होगी, जिस कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक संसाधनों का दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही जनसंख्या पर प्राकृतिक संसाधनों का दबाव बढ़ जाएगा तो या तो विश्व में खाद्यान्न संकट होगा जिसके लिए विश्व के देशों के मध्य आपस में लड़ाई होगी, या फिर किसी प्रकार की कोई महामारी आएगी, या फिर विश्व युद्ध जैसी घटनाएं घटित होगी जिस कारण से बहुत से लोग मारे जाएंगे और प्रकृति अपने आप ही जनसंख्या पर संतुलन स्थापित कर लेगी। हालांकि ये जो सिद्धांत था थॉमस मोल्सवादियों के द्वारा 1798 में दिया गया था, इसका परिणाम भी देखने को मिला 1818 ईस्वी और 1919 ईस्वी और 2019 ईस्वी के अंदर प्रत्येक 100 वर्ष के बाद में महामारी आ रही हैं। कोविड-19 इसका प्रमुख उदाहरण है, 1919 की प्लेग महामारी इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के मध्य चला, ये इन सभी बातों को तथ्य करते हैं जो कि थॉमस मोल्सवादी थे वो प्रथम विश्व युद्ध होने के लगभग 100 वर्षों पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे वाले चैप्टर के अंदर हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अपना ये जो यूट्यूब चैनल है एनडीसी, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद।